शराजी साहब, एकदम से हो क्या गया है सऊदी अरब को, दीगर अरब ममालिक को और इमाम काबा को, जो कि एकदम से इमाम काबा का बयान आ गया कि यहूदियों से ताल्लुकात रखने में कोई हर्ज नहीं। ये अरब ममालिक किस तरफ जा रहे हैं, खुसूसन सऊदी अरब और यूएई। पहले इन्होंने इसराइल को तस्लीम किया दोनों ममालिक ने, अब एकदम से एक आर्टिकल आ गया कि जी मस्जिद अक्सा के वाले से आर्टिकल आ गया। थर्ड टेम्पल की बात किया करता था इसराइल। आज सब कुछ चेंज हो रहा है। ये अरब हुक्मरान बिक गए हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, इनकी मजबूरियां क्या आपकी नज़र में, इस वाले से कुछ आगाह कीजिएगा। देखिए ये जो चिराग बुझता है ना, तो बुझते हुए वो एक मरतबा वो चमक मारता है, वो यूं लगता है कि वो तेज हुई है इसकी लो, लेकिन वो असल में बुझने की तरफ जा रहा होता है। मामला यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो वो ऐसा होगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर तो दो कंट्रीज पहले थे जिन्होंने तस्लीम किया था, एक जॉर्डन था और एक मिस्र था। बिल्कुल। मिस्र आलम इस्लाम की एक बड़ी मिलिट्री पावर थी। आज कोई मिस्र का नाम जानता है आलम इस्लाम के हवाले से? दे आर बिल्कुल नोवेयर। फारिग हो गए। हाँ, यस। वो कोई इकोनॉमी है। कहते थे जैसे हमारे यहाँ अभी सी पैक है ना, तो सी पैक तो बहुत छोटी चीज है। मिस्र को जो मिला है, जो नहर सवीज मिली है, उस पूरी पूरे वेस्ट को जाने के लिए जो रूट है, पूरी आधी दुनिया का वो रूट यही है, नहर सवीज से गुजर के जाना है। नहर बिल्कुल। सवीज के ऊपर वो बैठे हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज क्या मिस्र की इकोनॉमी को हम सुनते हैं? ना वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, ना वहाँ एक पॉलिटिकल रजीम है, ना वहाँ पर कोई डेवलपमेंट है। एक ऐसे कंट्री से जो इररेलेवेंट हो गया है तकरीबन, सिर्फ इस वजह से कि एक खास उसकी हिस्ट्री है, वो अहमियत का हामिल है। ये किसने किया? ये इसराइल की रिकग्निशन ही किया। जॉर्डन कहाँ खड़ा है? जॉर्डन तो मेजर फलस्तीनी मुल्क है, लेकिन जॉर्डन की आज कोई हैसियत आलम इस्लाम के अंदर रेलिवेंस बरकरार नहीं रही। लिहाजा एक तो मैं ये कहूंगा कि जो कोई भी अपने आप को इनके साथ इस तरह नहीं करेगा ना, वो अपनी रेलेवेंस खत्म करेगा। अगरचे अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट पीस प्लान, जिसको उन्होंने नाम दिया है, जिसे डील ऑफ द सेंचुरी कहते हैं, ये उसके पार्ट हैं। उसमें कुछ चीजें पॉलिटिकल हैं, कुछ चीजें साइकोलॉजिकल हैं, कुछ चीजें जो है वो मिलिट्री सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन वो तो बुनियाद ही नहीं कर पाए ना। उसके लिए बुनियाद ये थी, आपके इल्म में, कि फलस्तीन में तीन ग्रोह हैं। एक ग्रोह जो अस्करी मुजाहमत पे यकीन रखते हैं, बिल्कुल। खालिस्तान जैसे जहाद इस्लाम। एक ग्रोह जो खालिस्तान सियासी मुजाहमत पे यकीन रखते हैं, जैसा कि अल फतह, जो महमूद अब्बास, अबू माजन वगैरह। बिल्कुल। एक ग्रोह है जो दोनों काम करते हैं, जो अस्करी मुजामत भी करते हैं और सियासी डायलॉग भी करते हैं, जैसे हमास। तीनों ग्रोहों में डिफरेंसेस मौजूद थे। तीनों अपने अपने जो वे ऑफ वर्किंग है ना, उसको समझते थे कि ये आइडियल है। लेकिन अभी सूरत हाल क्या है? अभी सूरत हाल ये है कि ये तीनों ग्रोहों के इख्तलाफात खत्म हो गए, वो एक पेज के ऊपर आ गए। तो बिल्कुल। जहां से आपने इसराइल को एक्सटेंड करना है, ग्रेटर इसराइल का बाब खोलना है, वो तो आप बाब के ऊपर तो फलस्तीनी बैठे हैं, और फलस्तीनी आपको वहां से एक इंच आगे जाने के देने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने इसको स्टेप इन द बैक ऑफ पैलेस्टीनियंस करार दिया। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उस बिल्कुल। बंदे के अल्फाज हैं। हम सबसे ज्यादा मॉडरेट कहते थे, जो फलस्तीनी वजीर आजम है। उसने कहा है कि बिल्कुल। ये जो डील है, ये हमारी पुश्त में छुरा घोंपा है। एक बात। दूसरा बात ये कि बुनियादी तौर पे ये इनकी सिंक्रोनाइजेशन तो है। इमीडिएट इशू जाहिर है ट्रंप था। और ट्रंप ने ये देखिए, ये लैंग्वेज कभी आपने देखी है? ट्रंप एक बड़े जलसे में खड़े होके एक हेड ऑफ द स्टेट के बारे में ये कह रहे हैं, ओ किंग, यू कांट सर्वाइव विदाउट अस इवन फॉर अ यस। वीक, पे अस द मनी। बिल्कुल। और फिर कहता है कि तुमसे पैसे लेना उससे ज्यादा आसान है जितना न्यूयॉर्क वर्ग के अंदर एक फ्लैट का किराया लेना है। बिल्कुल। ये जब लैंग्वेज डेवलप हो जाए, तो इसका मतलब है आपकी अपनी कोई आज़ादी नहीं है, अब आपकी अपनी कोई शख्सियत नहीं है, आप हकीकतन गुलाम हो चुके हैं। और उसके बाद आप रेजिस्ट ना कर सकें, आप कोई रद्द अमल ना दे सकें, बल्कि आप हर अगले वाले दिन अमेरिका जो कहे आप वो करते जाएं। वो कहे यमन पे चढ़ाई करो, आप करते जाएं। वो कहे मसलन के आप इसराइल को तस्लीम करो, आप करते जाएं। वो कहे कि आप जो है वो इसको एक मॉडर्न सिटी बना दो, और यहाँ पे जो है वो मॉडर्न बीचेस बना दो, आप बनाते जाएं। वो कहें कि आप जुआ खत्म कर दो, आप करते जाएं। ये आपका वर्जन तो नहीं है। आपका वर्जन तो वो था जो 50 साल पहले था। ये वर्जन अमेरिकन वर्जन है, ये ट्रंप वर्जन है। तो ट्रंप को लाने के लिए ये जो सारी एफर्ट की गई, और वहां पर नेतन्याहू की पॉलिटिक्स बचाने के लिए ये सारी एफर्ट की गई, कर तो वो बैकफायर गई है। लेकिन बिल्कुल। अभी उसके रिजल्ट्स तो आ रहे हैं। तो वो इन्होंने ये सोचा था कि अगले 4 साल जो है वो भी ट्रंप ही है, लिहाजा हमें अपने सारे अंडे जो है ना, इन्होंने ट्रंप की टोकरी में डाल दिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फेल हो गया, और ट्रंप एक मैसिव डिफीट से दो चार हो गया। तो ये ट्रंप को खुश करने के लिए, जब आप अपने इस तरह के आकाओं को खुश करने के लिए हर हद क्रॉस करते हैं, तो फिर आपको इस दुनिया में भी जिल्लत मिलती है और अगली दुनिया में भी जिल्लत मिलती है। तो वही हो रहा है। लिहाजा इसको कोई पॉपुलर सपोर्ट तो हासिल नहीं है। इन्हें बिल्कुल। अंदाजा ही नहीं है कि लोग किस हद तक मुजाहमत जो है वो करेंगे, लोगों के अंदर किस तरीके से एक लावा जो है वो पक रहा है। क्योंकि लोग
हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। देखिए वेस्ट ने क्या किया, हमें शिया सुन्नी के अंदर तकसीम किया, हमें दीगर बिल्कुल बहुत सारी तकसीमों में, लेकिन जैसे ही जनाब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का मसला आया, पाकिस्तान में शिया सुन्नी की बात खत्म हो गई, सारे बिल्कुल एक पेज के ऊपर आ गए। तो ये हमारे दरमियान मरकज़ वहदत हैं। ये मस्जिद अक्सा हो, ये मदीनतुन नबी हो, ये मक्का मुअज़्ज़मा हो, ये खाना काबा हो, ये वो सिंबल्स है जो हमें इकट्ठा करते हैं। इन ठीक सिंबल्स की जो तकरीम है उसको खत्म किया जा रहा है। इन सिंबल की जो हैसियत है उसे अंडर क्वेश्चन लाया जा रहा है। ये वो एजेंडा है जिसके पीछे यकीनन इसराइल है और ये इसी मिडल ईस्ट पीस प्लान का पार्ट है। और इंशाल्लाह ये जो आपने इमीडिएट बात की कि ये अभी फौरन क्यों हुआ है, ये फौरन एक तनाज़र तो ये है। दूसरा तनाज़र भी बयान करता हूँ। अमेरिका के कहने पे और ट्रंप को बचाने के लिए और नेतन्याहू को बचाने के लिए ये एक इमीडिएट है। हिस्टोरिकल मैंने बताया कि चूंकि हिस्टोरिकली इन्होंने खुद को सिंक्रोनाइज कर लिया है इसराइल के साथ, लिहाजा इनकी अब अपनी पॉलिसी नहीं है रीजन के अंदर, इसराइल की बिल्कुल पॉलिसी है और ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तीसरा मसला ये है कि जो एक रेवोल्यूशनरी ब्लॉक बना है ना, जिसे वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसमें इस वक्त अरबों में सीरिया है, जिसमें इराक है, जिसमें लेबनान है, जिसमें ईरान का नाम आता है, जिसको इंटरनेशनल सतह पे चाइना सपोर्ट कर रहा है। 13 वीटोज हैं चाइना के सीरिया के मसले के ऊपर, बिल्कुल और 13 वीटो है रशिया के चाइना सीरिया के मसले के ऊपर। अभी कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना करने जा रहा है ईरान के अंदर। फिर इसी तरह इनका एक पूरा प्लान सीरिया के, बशर अल असद का मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि सीरिया और चाइना के दरमियान जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो एक सी पैक की तरह के प्रोजेक्ट्स वहां पे इनिशिएट हो रहे हैं। तो ये एक पूरी लैंड रूट डेवलप हो रहा है यूरोप तक। तो जाहिर है ये भी एक थ्रेट है। और चूंकि ईरान और ये वाला ब्लॉक जो है ये फलस्तीनियों की सपोर्ट करता है, उधर हिजबुल्ला बैठी है, ये इसराइल के मुकाबले में खड़े हैं और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है, और सबसे ज्यादा पावर भी इनकी है ऑन ग्राउंड, क्योंकि इन्होंने दाइश को भी कर्टेल किया है, इन्होंने लबनान से हिजबुल्ला ने इसराइल को शिकस्त दी हुई है, और इस वक्त फलस्तीनियों का और इनका जो आपस में रब्ता है वो भी इस लेवल का है कि ये एक ही ग्रोह के अंदर शुमार होते हैं। तो ये जो ठीक इनकी डेवलपमेंट है, इसके नतीजे में भी इनकी परेशानी है बहुत ज्यादा, कि ये तो हर आने वाले दिन जो है इनका दायरा और नफूज बढ़ रहा है। तो जाहिर है एक तरफ इनके साथ चाइना और रशिया खड़े हैं, तो उनकी तरफ अमेरिका खड़े है, और ये इन दोनों के जो क्लैशेस है उसके नतीजे में भी इन्होंने ये साइड ली है कि किसी तरीके से इस ग्रोह को और ईरान को इसको मैलिफाइड कर सकें और अपने अहदाफ जो है वो आगे बढ़ा सके। तो ये एक ठीक सर्वाइवल का मसला भी जहन में बनाया हुआ है।